नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इस नोट सीरीज में आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन के पार्ट 3 के बारे में तथा साथ ही उससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। ये नोट सीरीज कम से कम 20 पुस्तकों से मैटर लेकर बनाई गई है। इसमें आपको गयासुद्दीन बलबन से संबंधित एक एक जानकारी मिलेगी तथा साथ ही जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं अब तक लग चुकी हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस भी आपको यहां पर मिलेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, बलबन के इतिहास से संबंधित हमने 2 वीडियो पहले ही बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने बलबन की जीवन यात्रा, बलबन के जीवन परिचय और बलबन के शासन की विशेषताओं के बारे में जाना। पार्ट 2 में हमने बलबन के शासनकाल में घटित घटनाओं के बारे में जाना, जैसे बंगाल विद्रोह, मंगोलों का दमन कैसे किया, कटेहर राजपूतों का दमन कैसे किया उसने, और उसने रक्त और लोहे की नीति के द्वारा अपने दरबारी षड्यंत्रों का कैसे नष्ट किया, खोखरों का कैसे दमन किया। इन सभी के बारे में हमने पार्ट 2 में जाना था। आज इस पार्ट 3 में हम बलबन की मृत्यु के साथ में बलबन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, बलबन की स्थापत्य कला के बारे में, बलबन के साहित्य क्षेत्र में योगदान के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं कि बलबन की मृत्यु हमारा आज की वीडियो का पहला टॉपिक है, बलबन की मृत्यु। देखिए, बलबन की मृत्यु कैसे होती है उसके बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि बलबन ने सबसे पहले अपना उत्तराधिकारी मोहम्मद खां को नियुक्त किया था, जो इसका बड़ा बेटा था। लेकिन 1285 ईस्वी में मंगोलों से लड़ते हुए मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपनी मृत्यु से पूर्व ये मोहम्मद खां के बेटे कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाता है। लेकिन कै खुसरो से पहले ये बुगरा खां को यानी अपने छोटे बेटे को क्या बनाता है, अपना उत्तराधिकारी बनाता है, बुगरा खां को यानी अपने छोटे बेटे को। लेकिन वह बंगाल से आने से मना कर देता है और सुल्तान के पद में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है। तो उसके बाद में अपनी मृत्यु के 3 दिन पहले ही ये अपना उत्तराधिकारी किसको बनाता है, कै खुसरो को बनाता है। और कै खुसरो किसका बेटा होता है, मोहम्मद खां का बेटा होता है। पॉइंट क्लियर यहाँ पर। फैक्ट देखिए कि शहजादा मोहम्मद की मृत्यु तथा बुगरा खां के अलगाव व्यवहार के कारण बलबन का अंतिम समय कष्ट से गुजरता है और अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पौत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। इसके 3 दिन बाद खुश्क-ए-लाल यानी लाल महल में बलबन की मृत्यु हो जाती है 1287 ईस्वी में। पॉइंट क्लियर। तो बलबन की मृत्यु कहाँ होती है, लाल महल में होती है। कब होती है, 1287 ईस्वी में होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस इतिहासकार ने लिखा है कि बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के सबको नंगे पैरों दारुल अमन यानी नंगे पैरों दारुल अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए उन्होंने अपने सिरों पर धूल फेंकी। उन्होंने 40 दिन तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया और भूमि पर सोए। तो ये जियाउद्दीन ने लिखा है। ये बात जियाउद्दीन बरनी ने अपने ग्रंथ तारीख़ फिरोज शाही में लिखी है। बलबन की मृत्यु के बाद की घटना है। जब बलबन को दफनाने के लिए ले जा रहे थे तो मलिक और अमीरों ने कपड़े फाड़ डाले थे, अपने सिर पर मिट्टी को फेंका था, धूल को फेंका था। 40 दिन तक बलबन की मृत्यु का शोक मनाया गया था और उसके जो मलिक अमीर थे वो क्या है कि ज़मीन पर सोए थे यानी भूमि पर सोए थे। जो दिल्ली का कोतवाल था, फैक्ट्स में देखिए, दिल्ली का कोतवाल था मलिक फ़खरुद्दीन, ये 6 माह तक बलबन की मृत्यु के कारण मृत्यु के शोक में ज़मीन पर सोया था। ये बात भी याद रखनी है आपको। अब हम पढ़ लेते हैं बलबन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी बलबन के बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दी। उसके अलावा भी बलबन से संबंधित अन्य क्वेश्चंस जो बनते हैं एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके बारे में देख लीजिए। और ये सभी क्वेश्चंस क्या है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इनके बारे में आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिए। क्योंकि वैसे तो हमने सारे जितने भी क्वेश्चंस बलबन के पढ़ते हैं तो उनकी घटनाओं से जितने भी जुड़े हुए टॉपिकों को पढ़ाए उन टॉपिकों के साथ पढ़ा दिया। ये उन टॉपिकों के अलावा क्वेश्चंस हैं, बलबन की विशेषताओं के हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार बलबन एक उत्तम अभिनेता था जो अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध कर देता था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम्स में भी पूछा गया है, पीसीएस की एग्जाम्स में भी पूछा गया है।
तो इसका सही आंसर है के ए निजामी। के ए निजामी ने ये बात बलवन को के ए निजामी क्या कहता है, एक उत्तम अभिनेता कहता है, ठीक है। और के ए निजामी का पूरा नाम है खलिक अहमद निजामी। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार बलवन डींगे हाँकने वाला सुल्तान था, जो बंगाल के संदर्भ में कहता था कि दिल्ली से लगाम हिलाकर लखनौती को विजयी किया जा सकता है, परंतु एक दास के विद्रोह के दमन में उसको कितने वर्ष लग गए थे, 4 वर्ष लग गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये बात भी खलिक अहमद निजामी यानी के ए निजामी ने कही है बलवन के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, याद रखना, एग्जाम से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसके अनुसार बलवन धर्मांध असहिष्णु शासक था, यद्यपि तथाकथित गुलाम सुल्तानों में इल्तुतमिश के बाद वह दूसरे स्थान पर था। तो ये बात कही है ए एल श्रीवास्तव ने यानी आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने बलवन के लिए ये बात कही है। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार बलवन का काल सल्तनत के सुदृढ़ीकरण का काल था, उसका एकमात्र कार्य सल्तनत की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना था। तो ये बात बलवन के लिए किसने कही है, हबीबुल्लाह, प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने ये बात बलवन के लिए कही है। इसका आंसर है हबीबुल्लाह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के अनुसार बलवन ने बड़ी सीमा तक खिलजी राज्य व्यवस्था की पृष्ठभूमि का निर्माण किया था। तो ये बात भी प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री हुसैरा का विवाह किया था। ठीक है, बाबा फरीद की एक बेटी थी, बाबा फरीद के साथ बलवन ने अपनी बेटी हुसैरा यानी बलवन की दूसरी बेटी थी हुजैदा का विवाह उसने दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद से किया था और अपनी दूसरी बेटी हुसैरा का विवाह बाबा फरीद से किया था। ठीक है, बलवन ने। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखिए बाबा फरीद कौन थे, तो बाबा फरीद चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे जिनका वास्तविक नाम शेख फरीदुद्दीन गंजे शंकर था। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तानों ने स्वयं को आफरा सियाब का वंशज बताया है। देखिए फिरदौसी एक विद्वान थे, इतिहासकार थे और ये महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे फिरदौसी, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था शाहनामा। क्या लिखा था, शाहनामा ग्रंथ लिखा था। और इस शाहनामा में एक योद्धा का उल्लेख आता है आफरा सियाब का। किसका उल्लेख आता है, एक योद्धा का, आफरा सियाब नामक योद्धा का उल्लेख आता है। और इस योद्धा का वंशज बताया है किसने, महमूद गजनवी ने सबसे पहले अपने आप को इस आफरा सियाब नामक योद्धा का वंशज बताया। फिर इल्तुतमिश ने भी अपने आप को आफरा सियाब का वंशज बताया। उसके बाद बलवन ने भी अपने आप को आफरा सियाब का वंशज बताया था। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना है। अब हम देख लेते हैं बलवन के प्रशासनिक सुधारों को। ठीक है, बलवन ने प्रशासन के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए थे उनको देखिए। पहला देखते हैं सैन्य सुधार, यानी बलवन ने सैन्य सुधार कौन कौन से किए थे उनको देखिए। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कि बलवन ने सर्वप्रथम दीवाने अर्ज यानी दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था, जिसका प्रधान कौन होता था। इंपॉर्टेंट है, देखिए दीवाने लश्कर रजिया सुल्तान ने बनाया था और दीवाने जो अर्ज है ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को बनाया था किसने, बलवन ने बनाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका जो प्रधान जो हेड होता था वो होता था आरिजे मुमालक। कौन होता था, आरिजे मुमालक इसका प्रधान होता था दीवाने अर्ज का। इस पद पर सबसे पहले यानी आरिजे मुमालिक है, इस पद पर जो सबसे पहले बलवन ने ये पद सबसे पहले किसको दिया था, इमाद उल मुल्क को दिया था। यानी इस पद पर सबसे पहले इमाद उल मुल्क को नियुक्त किया गया और इसको रावते अर्ज की उपाधि दी गई थी। कि कौन सी उपाधि दी गई थी, रावते अर्ज। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किसको रावते अर्ज की उपाधि दी गई थी, तो इमाद उल मुल्क को दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो ये विभाग था दीवाने अर्ज, इस विभाग को पहले रावते अर्ज ही कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, ये बात भी याद रखना है। अब इमादुल मुल्क के बारे में समझ लीजिए कि जो इमादुल मुल्क था इसका मूल नाम अहमद अयाज था और ये अमीर खुसरो का नाना था। जो कवि हुए थे, प्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो का क्या था, ये नाना था इमादुल मुल्क। ठीक है, और ये इल्तुतमिश की सेना का प्रमुख भी रहा था और 1236 से 1266 ईस्वी के मध्य काजी ए लश्कर भी रहा था। इन पदों पर ये इमादुल मुल्क पहले रह चुका था। अगला क्वेश्चन है कि बलवन के प्रशासन में दीवाने अर्ज कौन होता था। तो देखिए बलवन के प्रशासन में दीवाने अर्ज होता था रक्षा मंत्री। कौन होता था, रक्षा मंत्री होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सैन्य बल का गठन किया था? तो इसका सही आंसर है बलवन ने सबसे पहले स्थायी सैन्य बल का गठन किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर है बलवन ने सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की थी सबसे पहले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपने पुत्र बुगरा खां को परामर्श दिया था कि सेना के लिए कितना भी धन व्यय करना पड़े उसे अधिक ना समझना? तो इसका सही आंसर है बलवन ने ये बात अपने बेटे से कही थी, बुगरा खां से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बलवन ने सैनिक इक्तादारों यानी सवारे कल्ब को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका सही आंसर है 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। फैक्ट्स देखिए कि सर्वप्रथम बलवन ने ही मुक्ता को अपना एवं अपनी सेना के व्यय का हिस्सा अलग करने के बाद फवाजिल यानी जो शेष राशि होती थी उसे सुल्तान के पास भेजने का नियम बनाया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सल्तनत कालीन सुल्तान कहता था कि मैंने अपना समस्त राजस्व सेना को शक्तिशाली बनाने में खर्च किया? ठीक है, तो ये बात कौन कहता था? बलवन कहता था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये वैसे सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ जितने भी। अब हम देख लेते हैं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में कि बलवन की गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी। तो इंपॉर्टेंट है, गुप्तचर व्यवस्था को बलवन ने ही शुरू किया था। देखिए, सल्तनत कालीन किस शासक ने पहली बार दीवान ए बरीद नामक गुप्तचर विभाग का गठन किया था? तो इसका सही आंसर है बलवन ने गुप्तचर विभाग बनाया था सबसे पहले, और जिसका नाम रखा था दीवान ए बरीद। और इस गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था उस प्रधान को कहा जाता था बरीद ए मुमालिक। क्या कहा जाता था? बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि बलवन की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकी, इसका मुख्य श्रेय उसके गुप्तचरों को जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये इसी फैक्ट्स का हिस्सा है, यहाँ तक रह गया है, ये यहाँ पे जोड़ना था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि सल्तनत काल में बरीद कहा जाता था। तो देखिए, सल्तनत काल में बरीद गुप्तचरों को कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए कि बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी कि मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द फटकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? शासक से उनकी नज़दीकी आज्ञाकारी और विश्वास पात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है उस विश्वास को क्या करती है? नष्ट करती है। तो ये बात बलवन ने गुप्तचरों के विषय में अपने बेटों से कही थी, यानी अपने बेटे से कही थी। अब हम देख लेते हैं अन्य प्रमुख कार्यों को। देखिए, अन्य प्रमुख कार्यों में कौन कौन से कार्य आते हैं उनको देख लीजिए। यानी बलवन ने इन दोनों कार्यों के अलावा यानी दीवाने आरिज और दीवाने बरीद इन दोनों डिपार्टमेंटों के गठन के अलावा और अन्य कौन कौन से प्रशासन में कार्य किए उनको समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में प्रशासन को केंद्रीकरण का पहला प्रयास किसने किया था? यानी प्रशासन के केंद्रीकरण का पहला प्रयास किसने किया था? तो इसका सही आंसर है बलवन ने किया था। यानी सल्तनत काल में प्रशासन के केंद्रीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया? बलवन ने किया था। पॉइंट क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। अगला क्वेश्चन है, इक्तादारों की आय के आकलन करने और इक्ताओं में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा, जिसको साहिबे दीवान या अकाउंटेंट के नाम से भी जाना जाता था, साहिबे दीवान यानी साहिबे दीवान के नाम से जाना जाता था ख्वाजा को। ये ख्वाजा का एक पद था और इंग्लिश में इसको अकाउंटेंट कह सकते हैं हम। तो इस ख्वाजा नामक जो नया पद था इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो बलवन के द्वारा की गई थी 1279 में। और इस ख्वाजा नामक जो पद की स्थापना है, जो गठन है, वो किसके लिए किया गया था? इक्तादारों की आय के आकलन के लिए और इक्ताओं में जो भ्रष्टाचार फैला रखा था इक्तादारों ने उसकी जांच करने के लिए ये ख्वाजा नामक पद गठित किया गया था बलवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिख का विकास किस वर्ष हुआ था? सिख यानी प्रांतों का। ठीक है, तो देखिए, ये प्रांतीय जो सिख व्यवस्था थी, ये सिख जो व्यवस्था थी, इसका जो विकास है वो बलवन ने ही किया था 1279 ईस्वी में। और बलवन ने 1279 ईस्वी में ही ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त किया था जो इक्तादारों पर नियंत्रण रखता था और उसकी आय का आकलन करता था। बलवन ने इक्ता को अपने उत्तराधिकारियों को स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगदाद के दिवंगत खलीफा
अल मुस्तसिम की स्मृति में किसने सिक्के जारी किए थे? तो याद रखना बलबन ने सिक्के जारी किए थे। देखिए बलबन से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बगदाद के जो दिवंगत खलीफा हैं अल मुस्तसिम, इसके लिए सर्वप्रथम सिक्के सबसे पहले यानी सबसे पहले किसने सिक्के जारी किए थे? तो याद रखना सबसे पहले जारी किए थे अलाउद्दीन मसूद शाह ने। अलाउद्दीन मसूद शाह के अलावा बलबन ने भी खलीफा अल मुस्तसिम की स्मृति में सिक्के जारी किए थे, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने उप वजीर पद का सर्वप्रथम प्रारंभ किया था? यानी उप वजीर पद को सबसे पहले प्रारंभ किया था, उप वजीर पद का गठन किया था। तो याद रखना बलबन ने किया था। और पहला उप वजीर किसको बनाया था? ख्वाजा खातिर को बनाया था। उसके बाद में ये वजीर बना था, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस सल्तनत कालीन शासक के काल में वजीर की शक्तियां निम्नतम बिंदु पर जा पहुंची थी? तो इसका सही आंसर है बलबन के शासनकाल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हसन बसरी किस शासक का वजीर था? देखिए हसन बसरी बलबन का वजीर था। किसका वजीर था? बलबन का वजीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शासक का नाम बताइए जिसने सिक्कों पर जिल्ले इलाही का विशेषण प्रयुक्त किया था। तो इसका सही आंसर है बलबन। बलबन ने अपने सिक्कों पर अपने लिए जिल्ले इलाही शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दुगान-ए गयासी नामक सिक्का किसने चलाया था? इंपॉर्टेंट है ये। तो दुगान-ए गयासी नामक जो सिक्का है वो बलबन ने चलाया था। किसने चलाया था? बलबन ने चलाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि बरनी के अनुसार कौन सा सुल्तान अपनी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जनता के प्रति दया भाव रखता था, इस कारण जनता उससे घनिष्ठता से जुड़ चुकी थी? तो इसका सही आंसर है बलबन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान कहता था कि मैं कुछ कर सकता हूं तो वह यह कि क्रूर मनुष्य की क्रूरता को क्रूरता से ही नष्ट कर सकता हूं, ठीक है, क्रूर मनुष्य की क्रूरता को क्रूरता से ही नष्ट कर सकता हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखता है। तो ये बात कही थी बलबन ने। किसने कही थी? बलबन ने कही थी, इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं बलबन कालीन स्थापत्य कला के बारे में कि बलबन के काल में स्थापत्य कला में बलबन का क्या योगदान था। तो सबसे पहले आता है बलबन का मकबरा, और इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम से खूब पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए बलबन का मकबरा कहाँ पर है? राय पिथौरागढ़ दिल्ली में अवस्थित है। और इसके जो मकबरा है बलबन का मकबरा, खुद ने स्वयं ने ही बनवाया था। और ये वर्गाकार कक्ष है और चारों ओर इसके क्या है? प्रवेश द्वार हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यही है कि भारत में शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला मकबरा है ये, ठीक है, याद रखना है। तो किसका मकबरा है? बलबन का मकबरा है, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि भारत में शुद्ध इस्लामी शैली में बना पहला मकबरा कौन सा है? बलबन का मकबरा है। नेक्स्ट अगला पॉइंट कि वैज्ञानिक तरीके से बने मेहराबों का सर्वप्रथम प्रयोग सल्तनत कालीन किस इमारत में हुआ है? तो याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से बनी मेहराबों का सबसे पहले प्रयोग इसी मकबरे में किया गया है। तो इसका सही आंसर है बलबन का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में सही रूप में मेहराब का प्रचलन हुआ है। तो इसका सही आंसर है बलबन के मकबरे में। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्य मेहराबीय मकबरा कहा जाता है। तो सत्य मेहराबीय यानी सच्चे मेहराब वाला मकबरा कहा जाता है बलबन के मकबरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सी ब्राउन ने किस इमारत के विषय में कहा है कि इसका मेहराब वास्तविक था, इससे पूर्व के मेहराब क्या थे? नकली थे। तो ये कहा है बलबन के मकबरे के विषय में पर्सी ब्राउन ने ये बात कही है। अब हम देख लेते हैं बलबन के द्वारा निर्मित अन्य स्थापत्यों को कि बलबन ने अन्य स्थापत्य में क्या क्या कार्य करवाए। देखिए बलबन ने दिल्ली में 3 महल बनवाए, ठीक है। कितने महल बनवाए थे? 3 महल, जिसमें कुश्क-ए लाल यानी लाल महल बनवाया, कुश्क-ए सब्ज हरा महल, कुश्क-ए श्वेत यानी सफ़ेद महल। इन तीनों महलों को दिल्ली में किसके द्वारा बनवाया गया? बलबन के द्वारा बनवाया गया। इसके अलावा इब्न बतूता के अनुसार किस सुल्तान ने दिल्ली में दार उल अमन नामक कब्रिस्तान का निर्माण करवाया था, जहां सुल्तानों की समाधियां स्थित थी? तो याद रखना है बलबन ने एक कब्रिस्तान भी बनवाया था जिसका नाम था दार उल अमन, और ये दिल्ली में बनवाया था। और इस बात का उल्लेख कौन करता है? इब्न बतूता करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शम्स-ए-सिराज अफीक किस सुल्तान को अपने भवनों के निर्माण में रेखता, जिसका अभिप्राय मोर्टार या प्लास्टर से का प्रयोग करने का श्रेय देता है? ठीक है, तो इसका आंसर है बलबन।
ठीक है। बलबन ने ही भवनों में प्लास्टर यानी जिसको हम मोर्टार कहते हैं, प्लास्टर की प्रक्रिया को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है बलबन को ही। और ये बात कौन बता रहा है? शमशेर राज अफीक बता रहा है। नेक्स्ट अगला है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने किले बनवाने पर ध्यान दिया था कौन था? तो इसका सही आंसर है बलबन था। कौन था? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने उत्तर पश्चिम सीमा पर किलों का निर्माण करवाया, तो इसका सही आंसर है बलबन। तो याद रखना है, बलबन ने उत्तर पश्चिम की सीमा पर किले बनवाए थे और इसने किले बनवाने पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। इसने दिल्ली के चारों कोनों पर भी किले बनवाए थे, गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया था, उत्तर पश्चिम की सीमा पर भी इसने किले बनवाए थे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस दोनों। अब हम देखते हैं बलबन कालीन साहित्य के बारे में कि बलबन के काल में साहित्य में इसका क्या योगदान है। देखिए, बलबन के काल में साहित्य में ऐसी कोई विकास साहित्य का कोई ऐसा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं कि इसके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे। कि देखिए, भारत के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी किसके दरबार में रहते थे? तो ये बलबन के दरबार में रहते थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली के 9 सुल्तानों के दरबार में रहे हैं और इसके अलावा अमीर हसन देहलवी जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है क्वेश्चंस के, अगर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि बलबन के अलावा और किसी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहे हैं, ये याद रखना है। तो याद रखना है, ये दोनों जो विद्वान हैं, अमीर खुसरो, मेन तो अमीर खुसरो को याद रखना, ये दिल्ली के 9 सुल्तानों के शासनकाल इसको इसने देखा है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, किस गजल रचयिता को भारत का सादी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है अमीर हसन देहलवी को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि अमीर हसन आला सिजजी देहलवी, यानी इसका पूरा नाम है अमीर हसन आला सिजजी देहलवी के द्वारा कृतीय फवायद उल फवाद, जो रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। फवायद उल फवाद के लेखक कौन है? अमीर हसन आला सिजजी हैं, ठीक है। और इसमें यानी फवायद उल फवाद में किसके डूइंग्स या सेइंग्स यानी वार्तालापों का अभिलेख है? तो याद रखना है शेख निजामुद्दीन औलिया। यानी फवायद उल फवाद में शेख निजामुद्दीन की औलिया के द्वारा जो बात कही गई हैं और जो कार्य किए गए हैं उनका अभिलेख यानी उनका संकलन किया गया है किस रचना में? फवायद उल फवाद में। नेक्स्ट अगला है कि यह कथन किसका है कि हिंदू ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र और शतरंज का ज्ञान दिया था? तो ये बात अमीर खुसरो ने कही थी, इम्पोर्टेंट है। और सुल्तान बलबन से संबंधित सभी जो फैक्ट्स थे, सभी जो जीके क्वेश्चन थे, वो आज की इस वीडियो में यहाँ पर समाप्त होते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर करिएगा और आपके जितने भी सगे संबंधी उनको अवश्य शेयर करें जो हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं और कई बुकों के अध्ययन करने के बाद में ये नोट्स बनाए गए हैं, जिससे आपको जगह जगह 10-15 किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक नोट्स यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।